ओके, तो देखो अब हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट का बाकी जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग ने क्या क्या कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के ऊपर था विद इंटरनल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हम लोगों ने किया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो था सिमिलर था और मैंने होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। A firm had two departments, clothes and ready-made clothes. The ready-made clothes were made by the firm itself out of clothes supplied by the clothes department. तो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट क्या है? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट मेड बाय द फर्म इटसेल्फ। फर्म ने खुद ही एक रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट बना लिया है और आउट ऑफ क्लोथ सप्लाइड बाय द क्लोथ डिपार्टमेंट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने दो डिपार्टमेंट बना लिया है, एक है क्लोथ और एक रेडीमेड क्लोथ। वो क्लोथ डिपार्टमेंट से जो सप्लाई होता है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में चला जाता है एट इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस होगा। तो सीधा सा बात है, इंटरनल ट्रांसफर होता है फ्रॉम क्लोथ टू रेडीमेड क्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने कहा था सेम क्वेश्चन था जैसे कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3-4 जैसा था, उसी टाइप में है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज सेल ट्रांसफर दिया हुआ है टू रेडीमेड क्लोथ, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया सिर्फ क्लोथ डिपार्टमेंट ही रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है। एक्सपेंसेस में है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा जबकि सेलिंग एक्सपेंस जो है वो पीएल में चले जाना चाहिए। The stocks in the ready-made department, the ready-made clothes department may be considered as consisting of 75% cloth and 25% other expenses। इसका मतलब ये है, ये बता दिया है कि रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में ही तो हमारा स्टॉक रिजर्व रह सकता है। तो रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट जो है इसमें किस तरह का कंटेंट रेशियो है वो बता दिया है। जितना भी स्टॉक होता है 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंस। तो 75% जो है वो क्लोथ डिपार्टमेंट से लिया हुआ होता है स्टॉक का वैल्यू, और 25% यानी टोटल 100% में 25% बाहर से लिया हुआ स्टॉक का वैल्यू होता है, 75% जो है वो क्लोथ डिपार्टमेंट से लिया हुआ स्टॉक का वैल्यू होता है। The cloth department earned a gross profit at the rate of 15% in 1999 and 2000। तो ये कौन से ईयर का था, ये एक बार चेक करते हैं। ये 2001 का है, यानी प्रीवियस ईयर में जीपी रेशियो था 15%, जनरल एक्सपेंस ऑफ बिजनेस दे दिया है 1,01,000, ठीक है। तो ये देखो जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारा ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में है, और ओपनिंग स्टॉक अगर रहता है और इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमें उसका भी क्या करना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना चाहिए। या तो वो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें दिया हुआ था डायरेक्टली कि स्टॉक रिजर्व कितना है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें कैलकुलेट करना है, इसमें हमें प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो दे दिया है। और हम लोगों ने ऐसा भी कुछ क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों को जीपी रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ा था। तो सारे वेरियस टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, डिपार्टमेंटल trading and PL for the year ended 31st of March 2001। तो दो डिपार्टमेंट है हम लोगों का, एक तो है क्लोथ और एक रेडीमेड क्लोथ। तो पहले हम लोग लिखते हैं, चलो ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 3,50,000, 3,50,000।
नेक्स्ट था परचेज 20 लाख और 15,000। टू परचेज 20 लाख और 15,000। आफ्टर दैट है देखो सेल्स 22 लाख 4 लाख 50 बाय सेल्स 22 लाख और 4 लाख 50,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। अच्छा इंटरनल ट्रांसफर है, तो इंटरनल ट्रांसफर का वैल्यू है 3 लाख, तो 2 इंटरनल ट्रांसफर। टू इंटरनल ट्रांसफर, तो कौन किसको करता है? क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड डिपार्टमेंट को करता है, तो रेडीमेड डिपार्टमेंट परचेजर है तो 3 लाख हो जाएगा। अगर ये परचेजर है तो ऑपोजिट डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? सेलर। टू इंटरनल ट्रांसफर, तो सेलर है क्लोथ डिपार्टमेंट। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 2,60,000, 2 लाख और 60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये है रेडीमेड 60,000। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है हमारा जीपी। टू जीपी, तो ये टोटल 22 लाख 3 लाख 3 to 5 27 लाख माइनस 23 लाख, तो ये 4 लाख। और यहाँ हो गया 51 यानी 5,10,000। 5,10,000 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 60 70, ये 50 और 10 60 61 लाख 20, तो 4 लाख 20 एंड 5, तो 4 लाख 25। 85,000, 85,000। अब हम लोग इसे करेंगे ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के लिए हमें एक एक्सपेंस यहाँ पर देना है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ था। ये देखो मैन्युफैक्चर सेलिंग है 20 एंड 6। टू नेट प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 3,80,000, 4 लाख 85,000, तो ये कितना हो जाएगा? 80 से 1,000 कम यानी 79,000, तो ये हो गया 85,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर है तो हमें जनरल पीएफ प्रिपेयर करना है। तो नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय नेट प्रॉफिट, तो क्लोथ और रेडीमेड क्लोथ तो डिपार्टमेंट है, तो नेट प्रॉफिट हमारा आया है 3,80,000 और 79 एंड 79, तो ये कितना हो जाएगा? 0,009
8,59,000, 3,80,000 and 79. 4,59,000 हो रहा है, सॉरी 4,59,000 हो रहा है। यहाँ आ जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और हमारा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी हमें कैलकुलेट करना है बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और जैसे कि अब हम लोग सीख चुके हैं, तो फिर हम लोग डायरेक्टली और स्टेप वाइज ना करके एक ही साथ हम लोग इसे एक ही लाइन पे कंप्लीट करना चाहेंगे। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो रेडीमेड डिपार्टमेंट और क्लोजिंग स्टॉक है 60,000। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट और स्टॉक का वैल्यू है हमारा 60,000 इनटू कंटेंट रेशियो हमें देखना है। कंटेंट रेशियो क्या है? कंटेंट रेशियो अब हम लोग क्वेश्चन में ये बता दिया था, देखो कंटेंट रेशियो का जो बात है ये क्वेश्चन में बता दिया है, तो अब हम लोग खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट मे बी कंसीडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंस। तो इसका मतलब है कि हमें ये बता ही दिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 75%। तो अगर क्वेश्चन में बता देगा तो हम लोगों को क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा स्टॉक का। देन हमें इस पे लगाना है प्रॉफिट जो क्लोथ डिपार्टमेंट कमा रहा है रेडीमेड डिपार्टमेंट से। तो प्रॉफिट कितना है? 4 लाख डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25। तो सेल है 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100। तो यहाँ एक बार जीपी रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं जीपी रेशियो। फर्स्ट ये स्टेप हमारा होना चाहिए था, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर क्लोथ। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 22 जो है 22 लाख है हमारा आउटर सेल और 3 लाख है हमारा इनर सेल, मतलब रेडीमेड डिपार्टमेंट के लिए। तो 25 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ये आ गया 16%। तो ये आ गया 16%। अब हम लोग इस पे 16% अप्लाई करेंगे। तो 60,000 इंटू 75% इंटू 16%, तो 7,200 हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब हम लोग करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये भी कैलकुलेट होगा फॉर रेडीमेड डिपार्टमेंट, क्योंकि जो ट्रांसफर ले रहा है उसी के स्टॉक में होगा। 50,000 है, और कंटेंट रेशियो भी सेम 50,000 इंटू 75%, और जीपी बता दिया था क्वेश्चन में, दैट इज 15%। तो 50,000 का 75% इंटू 15%, 50,000 into 75% into 15%, 5625, 5,620। तो 5,625, सॉरी ये तो ओपनिंग, 5,625 और ये आ गया हमारा 7,200। अच्छा, और कुछ था क्या क्वेश्चन में, देख लेते हैं। जनरल एक्सपेंस एक दिया हुआ है 1,01,000, और ये यहाँ पर इसलिए आएगा क्योंकि इसका अपोर्शन हमें बताया नहीं है कि किस हिसाब से करना है। टू नेट प्रॉफिट, तो ये हो गया 4,64,625 माइनस
4,64,625 माइनस ये हो जाएगा 7,200 माइनस 10130, तो ये आ गया 3,56,425, 3,56,425। तो ये आ गया हमारा जनरल एक्सपेंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह लगभग सेम ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6, वो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया है, मुझे जितना याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और ये मैंने तुम लोग को शायद फर्स्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था। तो जो भी हो, तो देखो क्वेश्चन क्या है। डिपार्टमेंट एक्स सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट एक्स सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई at 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, डिपार्टमेंट जेड at 10%। अच्छा, ये मुझे लग रहा है ये हमारा हो गया है, ये हो गया है, ये पहले दिन ही मैंने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया। सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने करने बोला था तुम लोग। डिपार्टमेंट आर सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो जैसे कि हम लोगों ने उस क्वेश्चन को भी ड्रॉ करके किया था, इसमें भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट आर, डिपार्टमेंट आर जो है एस को सेल करता है ऑन 25% ऑन कॉस्ट एंड टी एट 10%। तो एस आर टी, डिपार्टमेंट एस और डिपार्टमेंट टी आर एस एंड टी। आर जो है वो सेल करता है 25% पे ऑन कॉस्ट एस को। आर जो है वो एस को सेल कर रहा है, आर जो है वो एस को सेल कर रहा है 25% ऑन कॉस्ट एंड टी एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और टी को कर रहा है 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट। एस जो है सेल कर रहा है आर एंड टी को, एस जो है वो सेल कर रहा है आर और टी को 15% एंड 20% ऑन सेल। एस जो सेल कर रहा है आर और टी को, एस सेल कर रहा है आर को, एस सेल कर रहा है आर को, और एस सेल कर रहा है टी को। तो दोनों ही है ऑन सेल 15 और 20, 15% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। नेक्स्ट बता रहा है डिपार्टमेंट टी 20%, 25% ऑन कॉस्ट, आर और एस ही होगा, टी तो आर एस को ही ट्रांसफर कर सकता है। टी ट्रांसफर कर रहा है आर और एस को, टी के लिए 5 यूज कर लेते हैं, आर और एस को। तो ये आर और ये एस, आर और एस को 20%, 25% दोनों ही कॉस्ट, 20 एंड 25%, 20 एंड 25% कॉस्ट, कॉस्ट मैंने सिर्फ सी लिखा। और मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। यानी मैनेजर को जो कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, लेकिन एक कंडीशन है कि उस प्रॉफिट से अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट है वो माइनस हो जाना चाहिए। डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन देने के बाद बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करने के पहले, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है 54, और यहाँ पर है 40,500 एस का है, देख लेते हैं 40,500, 27,000,
तो ये सारा कितना वैल्यू डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आया हुआ है इसमें से बोला जा रहा है कि मैनेजर्स कमीशन माइनस तो हुआ है, बट इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ है, तो फिर गलत प्रॉफिट शो हो रहा है, तो इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैनेजर कमीशन है 10%, इसका मतलब ये सारा ही 90% का वैल्यू है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें 100% वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो ये अगर 90% है तो इसका 100% वैल्यू लाएंगे तो 54,000 डिवाइडेड बाय 90 to 100, तो ये हो जाएगा 60,000। और इसका हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करते हैं, 40,500 डिवाइडेड बाय 90 into 100, 45,000। और ये भी गलत है, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 90, 30,000। अब इसमें से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करना है, ठीक है। ये हमें ओरिजिनल जो प्रॉफिट है वो मिल गया बिफोर कमीशन, तो बिफोर कमीशन मिल गया, फिर इससे हम लोग माइनस कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, उसके बाद कमीशन देंगे, बिकॉज यही कंडीशन है कि हमें अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके ही कमीशन देना है। तो हमें अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी स्टॉक रिजर्व जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व, तो सारे डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन करेंगे स्टॉक रिजर्व। तो आर स्टॉक ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट आर, ठीक है। तो आर जो है दोनों को ट्रांसफर करता है, तो आर का जो स्टॉक है, आर का जो स्टॉक है वो दोनों के पास रहेगा, एक तो एस का और एक टी का। तो एस का कितना है देख लेते हैं। आर जो ट्रांसफर किया एस में जा रहा है 21,000 और 9,000, 21,000 और 9,000। जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा उस तरह से पढ़ के हमें समझना है। आर डिपार्टमेंट, ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट, सॉरी आर डिपार्टमेंट में गया है कितना 21,000 और 9,000, और ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट आर दिया हुआ है 22,500 और 16,500। अच्छा, तो देखो डिपार्टमेंट आर में डिपार्टमेंट एस का कितना है, डिपार्टमेंट आर में डिपार्टमेंट एस का, यानी ये एस का पोर्शन हो जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एस, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट आर, तो ये मैंने लिख दिया आर स्टॉक। अच्छा, उसके बाद हम लिख देते हैं एस स्टॉक। तो एस का क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है, एस का क्लोजिंग स्टॉक है ये देखो 22,500 और 7,500। और लास्ट हो जाएगा हमारा टी, 16,500 और 18,000। अब 21,000 क्या है, देखो आर डिपार्टमेंट का स्टॉक है 21,000 और 9,000, और 21,000 किससे लिया हुआ है, एस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है, और 9,000 किसने किया है, टी डिपार्टमेंट ने जो ट्रांसफर किया था उसमें। तो ये स्टॉक बता दिया है कि आर डिपार्टमेंट में 21 और 9,000 स्टॉक एस और टी से लिया हुआ है। तो हमें ये देखना है एस आर को कितना प्रॉफिट लगा के भेज रहा है और टी आर को कितना प्रॉफिट लगा के भेज रहा है। तो ये जो है ये यहाँ लिख देते हैं अर्नड बाय, ये अर्नड बाय यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं समझने के लिए। अर्नड बाय किसके थ्रू, किसने अर्न किया है, तो अर्नड बाय ये जो है ये 21,000, यहाँ पहले देख लेते हैं 21,000 है फॉर एस और ये है टी, तो ये एस और ये टी, तो यहाँ हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एस कितना प्रॉफिट लगा के सेंड कर रहा है 15% ऑन सेल, ये आर को कर रहा है 15% ऑन सेल, तो हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं 15%, हमें सेलिंग प्राइस ही चाहिए बिकॉज ये जो स्टॉक आर के पास है एस से लिया हुआ वो एस का सेलिंग वैल्यू से ही है, तो ये हो जाएगा 3,150। और ये देख लेते हैं टी जो है आर को 20% ऑन कॉस्ट अगर होगा तो 20% यानी 20% का मतलब होता है 1/5,
तो 1/6 ऑन सेल हो जाएगा। ये तुम लोग को अब आ जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम मत रखो, क्योंकि ये कॉस्ट एज वेल एज अकाउंट्स हर जगह एप्लीकेबल होता है। फिर ऐसे स्टॉक 22,500, ये आर है, ये टी है, ये आर और ये टी। तो कैलकुलेशन देखते हैं। आर जो है कितना प्रॉफिट लगा के सेल करता है, एस को, आर जो है एस को सेल कर रहा है 25% ऑन कॉस्ट, दोनों ही कॉस्ट में दिया हुआ है, सेल में ट्रांसफर करना है, तो 25% यानी 1/4 ऑन कॉस्ट होगा, तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा, 1/5 और ये 111 हो जाएगा, ये 1/5 हो गया, ये 111, 1/5 4,500, और ये कौन सा टी था, आर टू टी, 10% ऑन कॉस्ट, तो 1/11 ऑन सेल, तो 7,500 डिवाइडेड बाय 11, सेवन थाउजेंड, एक बार चेक करते हैं, 7,500 ये टी से लिया हुआ है, टी से, तो टी जो है वो एस को, अच्छा हम आर देख रहे हैं सर, टी जो है वो एस को कितना चाहिए, 20% ऑन कॉस्ट था, टी आर को सेंड कर रहा है, नहीं मुझे देखना है आर टू एस, अच्छा आर टू एस एंड टी टू एस, अच्छा आर टू एस, ये मैंने सही देखा, टी टू टी से एस देखना है, तो एस इधर है, अच्छा ये 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट अगर होगा यानी 25 मतलब कितना हो जाता है, 25 मतलब हो गया हमारा 1/4, तो 1/5 ऑन सेल हो जाएगा 1500। अब हम लोग को करना है ये, और अर्नड बाय यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो टी का तो दो रीजन हो सकता है, आर और एस, तो पहला जो है टी वाला, पहला आर फिर एस है, तो आर और एस, ये हो गया आर और ये हो गया एस, तो हमें देखना है कि आर कितना प्रॉफिट लगा के टी को सेंड करता है, तो आर प्रॉफिट लगा के जो टी को सेंड कर रहा है वो है हमारा 10% ऑन कॉस्ट, यानी 1/11, तो ये हो जाएगा 1/11 फर्स्ट वाला, तो 11 होने पे ये हो जाएगा 1500, और ये जो एस है ये सेल कर रहा है टी को, ये वाला 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, तो 20% ऑन सेल ये डायरेक्टली लग जाएगा, तो 3,600। तो अगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ना तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, वो प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, आर एस एंड टी, तो जैसे ही करेक्ट प्रॉफिट तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो उसको हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया एक बार लिख देते हैं, गिवन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 90% इंटू 100%, तो इससे हमारा आ रहा है पहला वाला जो है 60,000, फिर 45,000 और फिर 30,000, ऑलरेडी हम लोगों ने किया भी है यहाँ पर 60, 45 एंड 30। अब हम लोग को माइनस करना है इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फिर जितना आएगा उसमें से माइनस करना है 10% कमीशन, फिर जो आएगा वही हमारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट चेक करेंगे, तो पहला डिपार्टमेंट है हमारा आर, तो आर से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा कितना होगा, 6,000 हो जाएगा, तो 6,000 हो रहा है, क्यों देखो ये देखो 4,000
500, आर यहाँ पर एक दिख रहा है हमें, और ये 1500, तो ये कितना हो जाएगा 6000। एस का देखते हैं, एस का है एक 3600 और एक है 3150, तो 3600 प्लस 3150 यानी 6750, और लास्ट हमारा ये दो है टी, 1500 1500 3000। $54,000, 38,250, 27,000, 10% यानी 5,400, 3,825, 2,700, माइनस करने पे ये आ जाएगा 48,600, 34,425, 24,300, ये आ गया हमारा नेट। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है हमें। क्वेश्चन मिल गया है हमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, बूमिंग लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट, दे आर अल्फा, बीटा एंड गामा। द प्रॉफिट ऑफ दिस डिपार्टमेंट आर 30,000, 40,000, 17,400 बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। यानी कुछ भी चार्ज किया हुआ नहीं है, इन लोगों का प्रॉफिट है 30, 40, 17, 40। तो डिपार्टमेंट है हमारा अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अच्छा, प्रॉफिट क्या है, अल्फा का प्रॉफिट है 30,000, फोर्टी 17 40 40,000 और 17,400, कुछ भी चार्ज किया हुआ नहीं है। डिपार्टमेंट अल्फा ट्रांसफर इट्स गुड्स 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू अदर डिपार्टमेंट। तो अल्फा बाकी सबको ट्रांसफर करता है गुड्स, जो कि है 20%। अल्फा को इस कलर से डिनोट कर रहा है, 20% टू अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ ट्रांसफर कर सकता है और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता है, और इसने प्रॉफिट रेट लगाए 20% ऑन कॉस्ट, यहाँ लिख देते हैं 20% ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट बीटा के बारे में बताया होगा। बीटा जो है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में ट्रांसफर करता है। बीटा जो है 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में ट्रांसफर करता है। 10% एक ही जगह पे लिखते हैं 10% ऑन कॉस्ट, यहाँ लिख देते हैं 10% ऑन कॉस्ट। और लास्ट जो है गामा, ये ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट, मतलब ये कुछ प्रॉफिट नहीं लगाता है। तो गामा ट्रांसफर जो करता है कोई भी डिपार्टमेंट को वो करे, चाहे ये बीटा को करे या फिर अल्फा को करे, 0% प्रॉफिट यानी कुछ भी नहीं, ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट मतलब ऑन कॉस्ट लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जा सकते हो, कितना परसेंटेज, 0% प्रॉफिट लिख देते हैं, 0% प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 0% प्रॉफिट, ये मैंने कर दिया। ओके, तो अब देखो क्या बोल रहा है। However, respective departments' original goods are only transferred. On scrutiny of records, you find क्या मिल रहा है, देखो purchase made for alpha department 10,000 has been debited in beta department। तो क्या हुआ है, purchase जो किया गया था अल्फा डिपार्टमेंट के लिए वो बीटा डिपार्टमेंट में दिखा दिया है। तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होगा, नॉर्मल सा बात है, अल्फा डिपार्टमेंट का परचेज ज्यादा दिख रहा है, खर्चा ज्यादा दिख रहा है, तो प्रॉफिट उसका कम होकर रखा है, तो उसमें प्रॉफिट ऐड 10,000 ऐड करेंगे, प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा दिखाना है। और बीटा डिपार्टमेंट जिसका प्रॉफिट जो है वो गलत दिख रहा है, 10,000 खर्चा कम दिखाया हुआ है, तो 10,000 लेस करना है। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस बाय बीटा डिपार्टमेंट 120% हैव बीन रिकॉर्डेड एज रेगुलर सेल एट 8,400। तो जो सेल किया गया है गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे, जो कि 120% वैल्यू पे सेल किया गया है, वो रिकॉर्ड कर दिया गया है एज ए रेगुलर सेल, जबकि सेल और रिटर्न बेसिस पे रेगुलर सेल पे नहीं होता। इसके बारे में मैंने तुम लोग को इंश्योरेंस क्लेम में भी बताया है।
कि रिटर्न बेसिस मतलब ये होता है कि जब अप्रूवल आएगा हमारे पास तभी हम लोग उसे सेल मानेंगे, लेकिन हम लोग चाहे तो इसे एज ए सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो सेल के बारे में अभी भी कंफर्मेशन नहीं है उसे अगर हम लोग सेल दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। इसीलिए हमें वो सेल जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है सेल उसे हम लोग स्टॉक मान लेंगे, स्टॉक लाएंगे कस्टमर, तो इसे भी हम लोग स्टॉक ट्रीट करेंगे। और यहाँ पर ये सेल जो है सेल का वैल्यू कम करना पड़ेगा हमें, तो ये बीटा डिपार्टमेंट में ये सेल का वैल्यू हमें कम करना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 2100 हैव बीन एक्सेसिवली चार्ज इन गामा डिपार्टमेंट, तो गामा में ऐड करेंगे, ये गलती से 2100 गामा डिपार्टमेंट में ज्यादा चार्ज हो गया इंस्टेड ऑफ बीटा, तो बीटा में चार्ज नहीं हुआ है तो बीटा से लेस करेंगे। तो ये तीनों जो है एडजस्टमेंट तो हमें करना ही है। नेक्स्ट बोला है द फॉलोइंग ट्रांसफर वेयर मेड, अल्फा टू बीटा एंड गामा गया है 24,000, अल्फा से बीटा और गामा में गया है, तो यहाँ लिखते हैं अल्फा से बीटा और गामा, 24 3600, 24 और 3600 ट्रांसफर पर 3600, और स्टील इन क्लोजिंग स्टॉक 12,000, और इसमें से 12,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है इसलिए कुछ नहीं है, ये हो गया इंटरनल ट्रांसफर। फिर हो जाएगा बीटा डिपार्टमेंट, देखते हैं बीटा दोनों को सेल कर सकता है, बीटा ने सिर्फ गामा को किया है, बीटा ने गामा को किया है 11,000 जो कि ट्रांसफर जिसमें से 4,400 अभी भी जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में है, ठीक है। और गामा ने किया है अल्फा को 7,700, गामा ने किया है अल्फा को 7,700 जिसमें से अभी भी 3,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में है। कमीशन पेबल टू मैनेजर 10% ऑन करेक्ट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट, तो पहले करेक्ट करना पड़ेगा आफ्टर स्क्रूटनी और उसके बाद फाइंड करना है करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो ठीक है, पहले प्रॉफिट को हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, ए बी जी अल्फा बीटा गामा। तो पहले लिखते हैं प्रॉफिट्स जैसे कि दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, देखो ये मैंने क्वेश्चन पूरा यहाँ ले लिया है 30 40 17 400, 30,000 40,000 17,400। अब रॉन्ग परचेज जो है वो एडजस्ट करना है, कहीं ऐड होगा कहीं लेस होगा, तो यहाँ तो नहीं लिख रहे, डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे। अल्फा में वो 10,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि वो परचेज जो है वो अल्फा का ही था, गलती से बीटा में चार्ज कर दिया गया है, तो बीटा का प्रॉफिट हमें 10,000 से इंक्रीज करना है। ये देखो अल्फा डिपार्टमेंट के लिए परचेज हुआ था बट बीटा में दिखा दिया गया है। सेल्स ऑन अप्रूवल 8,400 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो कॉस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका कॉस्ट वैल्यू आ जाएगा कॉस्ट वैल्यू आ जाएगा 7,000। अच्छा हमें तो प्रॉफिट चाहिए, जैसे प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 20। अच्छा देखो इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ एक बार लिख लेते हैं 8,400, ये है 120% का वैल्यू, अगर हम लोग इंटू 20 करेंगे तो हमें अपना प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि होगा हमारा 1,400। तो 1,400 हमें प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, तो 1,400 जो है ये यहाँ से लेस कर देंगे, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है क्योंकि हम हमारे पास ये तो स्टॉक वैल्यू नहीं है जो स्टॉक का एडजस्ट करेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ चुका है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा रॉन्ग हो गया है ना, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोगों ने इसे सेल दिखा दिया था, जीपी ज्यादा है, जीपी ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, तो प्रॉफिट जितना ज्यादा रहा उतना मैंने कम कर दिया। और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला एक एडजस्टमेंट था जनरल एक्सपेंस जो है
गामा में ऐड हो जाएगा, बीटा से लेस हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस गामा में ऐड हो जाएगा और बीटा से लेस हो जाएगा। बीटा में 2100, ये बीटा में चार्ज होना चाहिए था, गलती से गामा में एक्सेसिवली चार्ज हो गया है। तो करेक्ट प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो गया 20,000, 40 एंड 10, 50 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 96,000, सॉरी 46,500 माइनस 1400 माइनस 100, 46,500 और ये हो जाएगा 17 से 2000 माइनस हो गया यानी 15 और यहाँ ये ऐड हो रहा है, सॉरी ये जनरल एक्सपेंस ये तो ऐड है, तो ये हो जाएगा 005 19,500। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें इसमें से स्टॉक रिजर्व जो है वो माइनस करना है। स्टॉक रिजर्व माइनस करने के बाद हमें माइनस करना पड़ेगा 10% मैनेजर्स कमीशन। तो अब हम लोग लेस करेंगे स्टॉक रिजर्व, तो लेस हो जाएगा स्टॉक रिजर्व अल्फा बीटा गामा। तो स्टॉक रिजर्व माइनस करने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, फिर लेस करेंगे 10% कमीशन। 10% है या कुछ और है? 10% आफ्टर चार्जिंग है, 10% कमीशन बट आफ्टर चार्जिंग। फिर करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो अनरियलाइज्ड मतलब हम लोग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। स्टॉक रिजर्व वर्किंग नोट से स्टॉक रिजर्व, तो हम चाहे तो यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तुम लोग वहां कैलकुलेट कर लो। तो स्टॉक रिजर्व तो ये तीनों का ही निकलेगा जिन लोगों का स्टॉक बचा हुआ है। तो ये है 12,000 अल्फा टू बीटा का स्टॉक है, तो 12,000 यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन किसको कितने में ट्रांसफर कर रहा है। तो अल्फा ने ट्रांसफर किया था बीटा को, बीटा के स्टॉक में अल्फा का 12,000 है और अल्फा कितना से बीटा को ट्रांसफर करता है 20% ऑन कॉस्ट, यानी सेल के ऊपर कितना हो जाएगा 1/5 ऑन कॉस्ट यानी 1/6 ऑन सेल। तो ये हो गया 2000। तो हम यहीं पर कर रहे हैं, तुम लोग वर्किंग नोट के साथ प्रॉपर्ली करो। अच्छा, ये बीटा जो है गामा को ट्रांसफर कर रहा है 10% ऑन कॉस्ट, तो फिर ये 1/11 हो जाएगा 400। और ये गामा जो है ये तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं लगा रहा है, तो फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो 2000 एंड 4000, तो स्टॉक रिजर्व हमारा हो जाएगा 2000 एंड 4000 और ये कुछ नहीं। तो 20,000 से 2000 18,000 और 4,000 लेस हो जाएगा 46,100, क्योंकि 4,000 यानी 41,000 46,500 4,000 46,500 माइनस, अच्छा ये 400 आया है, ये 400 आया, सॉरी ये 400 होगा ना, 46,100 और ये जो है एज इट इज रह जाएगा बिकॉज इसमें कुछ भी अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं था, तो ये हो जाएगा 19,500। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन। 10% कमीशन चार्ज करना है बट नेट प्रॉफिट के ऊपर नहीं। लैंग्वेज है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और इसका भी मैंने कंसेप्ट तुम लोगों को बताया था। इसमें आफ्टर चार्जिंग यानी 10/110 हो जाएगा, यानी सारा ही हो जाएगा 10/110। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, तो ये हो गया 1636 10/110, तो ये हो जाएगा 400 नहीं, ये 4191 हो रहा है।
46,100 डिवाइडेड बाई 11, तो 4191, और ये हो जाएगा 19,500 डिवाइडेड बाई 11, ये हो गया 1773। 1773। अब ये माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 16,364, और ये हो रहा है 41,809 या फिर 900 होगा, या देख लेते हैं। 46,100 माइनस 4191, 41,909, और ये हो जाएगा 7,727। ऐसे कुछ आ रहा है, देख लेते फिर एक बार। 19,500 माइनस 1,773, 17,727, 17,727। तो ये आ गया हमारा करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। Taylor and Company has two department A and B. From the following particular, prepare departmental trading account and consolidated trading account. जैसे कि मैंने बोला था कि एक साथ मतलब ओवरऑल भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हमें कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला है। और उसके साथ बोल रहा है कि और कुछ नहीं बोला। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2002। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है एट कॉस्ट, ठीक है। एट कॉस्ट मतलब इसमें कुछ भी मिक्सड अप नहीं है, प्रॉफिट वगैरह। परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, सेल एक्सक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसफर दे दिया है, यानी दोनों आउटसाइडर को भी सेल करते हैं। परचेज गुड्स ट्रांसफर, जो खरीदते हैं वो गुड्स इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है। बाय बी टू ए, बी ने ए को ट्रांसफर किया है 50,000, ए टू बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया है 40,000। फिनिश गुड्स में इन लोगों में इंटरचेंज हुआ है, बी टू ए एंड ए टू बी। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया है रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से रिटर्न भी हो गया, बी टू ए टू बी। क्लोजिंग स्टॉक है परचेज गुड्स, फिनिश गुड्स। परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज गुड्स एंड परचेज कॉस्ट। अच्छा, यानी जो भी गुड्स खरीदा जा रहा है मार्केट से, जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस में होता है। एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, और फिनिश गुड्स जो होता है वो मार्केट प्राइस में होता है। 20% ऑफ फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। तो जिसका जितना भी स्टॉक है उसमें 20% स्टॉक जो है वो इंटरनल ट्रांसफर का बचा हुआ स्टॉक डिनोट करता है। तो हमें इससे प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंटल एंड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग। तो यहाँ तो स्टॉक रिजर्व मैंने कैलकुलेट किया नहीं, इससे तो यहाँ कुछ हम लोग वर्किंग कर लेंगे, अगर जरूरत होगा तो। क्वेश्चन नंबर 11। तो पहला यहाँ पर कुछ इंटरनल ट्रांसफर वगैरह है। परचेज हुआ है 4,60,000। हम दो डिपार्टमेंट यहाँ पर लिखते हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो यहाँ पर देखो परचेज, दोनों का परचेज लिख लेते हैं। 460, 3,40,000, 4,60,000 और 3,40,000। कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है, सेल्स है, परचेज गुड्स। ये देखो बाय बी टू ए, बी ने ए को ट्रांसफर किया, यानी ए ने रिसीव किया 50,000, यानी ए का हम प्लस लिख लेते हैं, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बी 50। तो इसका मतलब बी का 50,000 यहाँ से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे, फिर ए टू बी, ए ने ट्रांसफर किया तो ए का लेस हो जाएगा। ट्रांसफर टू बी, बी को ट्रांसफर किया है 40,000 और बी ने एक्सेप्ट किया है 40,000 का, ये हो गया ट्रांसफर फ्रॉम, ट्रांसफर टू, ये है ट्रांसफर टू।
काम करते हैं इस तरह से, ये लिया गया है और ये दिया गया है, ये ट्रांसफर हुआ है, ये रिसीव हुआ है। तो इसने लिया है इसलिए इसका प्लस, और यहाँ से चला गया इसीलिए यहाँ पर, तो मैंने ये लैंग्वेज यहाँ पर लिखा नहीं है। तो ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 4,70,000 का टोटल परचेस, और इसका हो जाता है फिर 3,30,000 का टोटल परचेस। तो परचेस को हम लोगों ने नेट कर दिया, तो फिर ट्रेडिंग में ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं होगा। और एक हमारा डेटा है जो कि फिनिश गुड्स का है। फिनिश गुड्स कुछ रिटर्न हुआ है, इसका भी हम लोग नेट कर लेंगे, इधर हो जाएगा। ये तो परचेस का हो गया। अब हम लोग फिनिश गुड्स के लिए भी कर सकते हैं, ए एंड बी। तो फिनिश गुड्स जो है ये देख लेते हैं पहले। फिनिश गुड्स है कितना, अच्छा ट्रांसफर हुआ है। फिनिश गुड्स बी टू ए 1,75,000, तो ए के पास होगा 1,75,000, बी ने दिया है, ठीक है, और ए टू बी, ए ने दिया है 2 लाख। अब फिर रिटर्न हो गया है कुछ, फिनिश गुड्स जो है हमारा रिटर्न हो गया है। बी ने ए को रिटर्न कर दिया है 50,000, बी ने ए को रिटर्न कर दिया है 50,000, तो ये इधर कर देते हैं 50,000। तो बचा कितना, 1,50,000। और इसने रिटर्न कर दिया है ए टू बी, ए ने रिटर्न कर दिया है 35,000। तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 35,000 बाई ए टू बी, ए ने बी को रिटर्न कर दिया है, ए ने बी को रिटर्न कर दिया है, तो बी को ट्रांसफर कर दे रहा है। ए से रिसीव हुआ, ए को चला गया, बी से ये रिसीव होगा, इसका ये रिसीव जैसा एरो देना चाहिए, ये रिसीव वाला एरो होना चाहिए। तो 1,75,000 माइनस 35, तो कितना हो जाएगा, 1,40,000, और ये हो गया 1,15,000 ट्रांसफर। ये एक बार देख लेते हैं 1,75,000 वाला लैंग्वेज हमारा क्या था। तुम लोग चाहो तो लिख के कर सकते हो, अगर एरो से दिक्कत होता है तो लिख के कर लो। 1,75,000 बी टू ए, बी टू ए, बी से ए में ट्रांसफर हुआ है, मतलब बी ने दिया है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, बेटर होगा। बी टू ए लेस कर देते हैं रिटर्न, और ये हो जाएगा ए टू बी और लेस हो गया रिटर्न, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को बनाना है ट्रेडिंग एंड ईयर। तो एक बार डिपार्टमेंटल बनाएंगे और एक बार कॉन्सोलिडेटेड। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है ए बी,
टू ओपनिंग स्टॉक 1 lakh और 60,000, 1 lakh and 60,000 टू परचेज, जो हम लोगों ने वर्किंग नोट में निकाला है वही लिखेंगे, दैट इज 4,70,000 आया है और एक 3,30,000 है। कैरेज इनवर्ड 10,000 10,000 टू कैरेज इनवर्ड 10,000 10,000 470 330 एंड नेक्स्ट देखो क्या है, सेल्स 7 lakh 5 lakh 60 बाई सेल्स 7 lakh 5 lakh 60 7 lakh और 5 lakh 60 बाई इंटरनल ट्रांसफर 1 lakh 50 आया था, ये देखो फिनिश गुड्स का 1 lakh 50 और 1 lakh 40 फिनिश गुड्स से ट्रांसफर होता है, तो 1 lakh 50 और 1 lakh 40, तो यहाँ हो जाएगा 1 lakh 50 और यहाँ हो जाएगा 1 lakh 40। क्यों? क्योंकि देखो ए ने ट्रांसफर कितना लिया है 1 lakh 40, ए ने कितना किया है 1 lakh 40 ट्रांसफर किया है बी को, तो बी ने नहीं सॉरी एक मिनट फिर से यहाँ पर देखो 1 lakh 75 जो है बी ने ए को ट्रांसफर किया है, 1 lakh 75 जो है वो बी ने ए को ट्रांसफर किया है, फिर ए ने रिटर्न कर दिया, यानी ए ने बी से लिया है कितना, ए ने बी से लिया है 1 lakh 40, तो ए ने अगर बी से लिया है 1 lakh 40 तो बी ने सेल किया 1 lakh 40 टू इंटरनल ट्रांसफर, ए ने क्या किया है परचेज किया है 1 lakh 40 और फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा 1 lakh 50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक, दो तरह का है फिनिश गुड्स और परचेज गुड्स, तो फिनिश गुड्स और परचेज गुड्स दो तरह का स्टॉक है हमारा, ये देखो 22,500 और 30,000 और फिनिश गुड्स जो है 1 lakh 20,000 और 70,000 टू वेजेस, अच्छा वेजेस भी था हमारा, वेजेस था 60/40 टू ग्रॉस प्रॉफिट 7 lakh 8 lakh 50 9 lakh 70 plus 22,500, तो ये हो गया 9,92,500 माइनस 1 lakh 10,000 1 lakh 50 2 lakh 10 माइनस 4 lakh 70, तो ये हो गया 312500। फिर से एक बार देखते हैं 992500 माइनस 1 lakh माइनस 4 lakh 70 माइनस 10,000 माइनस 144060 2 lakh हो रहा है 2,12,000, तो 992500 और ये हो जाता है 5 lakh 60 प्लस 1 lakh 40 7 lakh और ये 1 lakh मतलब 7 lakh और 8 lakh और ये भी 8 lakh 8 lakh से माइनस हो जाएगा 60 एंड 10 70 एंड 3 lakh 30 4 lakh और ये हो गया 5 lakh और यहाँ पर हो जाएगा 6 lakh में 10,000 कम यानी 7 lakh 90, तो ये 2 lakh 10,000 माइनस 60,000 माइनस 3340 माइनस
10,000 minus 1,50,000 minus 40, 2,10,000। अच्छा 2,10,000। तो अब हम लोग इसके बाद करना है हमें नेट प्रॉफिट यानी पीएल। तो बाई जीपी 2,12,500, 2,10,000 टू, ये जनरल पीएल कर लेते क्योंकि पीएल करने का तो कुछ भी है नहीं, तो ये जनरल पीएल कैलकुलेट कर लेते हैं और इसे नीचे नीचे लिख देते हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ये है डिपार्टमेंट ए, ये है डिपार्टमेंट बी, तो 2,10,000 टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हुआ है, रिकॉर्डिंग जो है उसका स्क्रीन फ्रीज हो गया है, इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर फिर से जो पार्ट्स फ्रीज हो गया है हमारा उसे मैंने इस तरह से शो करने का कोशिश किया है। तो आई होप तुम लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग को अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कंटेंट रेशियो पहले से ही डिफाइन था हमारा, 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। तो 20% है कंटेंट रेशियो, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,20,000 और 70। तो देखो मैंने वही लिखा है 1,20,000 एंड 70, 20% दोनों का कंटेंट रेशियो है। अब हमें कैलकुलेट करना है जीपी रेशियो। तो जीपी रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सेल कितना हो रहा है, यहाँ पर सेल हो रहा है 8,50,000, ठीक है, और यहाँ पर सेल कितना हो रहा है 7 लाख, ठीक है, यहाँ पर 7 लाख हो रहा है, तो 7 लाख और यहाँ पर 8,50,000, तो देखो 8,50,000 और ये देखो 7 लाख, ये 70 लिखा है मैंने, वो भी बता देते हैं क्यों। तो ये देखो जीपी है 2,12,500 और ये है 2,10,000, ठीक है, तो ये 2,12,500 और ये हो रहा है 8,50,000, तो 2 zeros हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 8,50,000 में से अगर हम लोग 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 850 बचेगा और ऊपर बच रहा है 2,21,25,885,000 बच रहा है, ठीक है। तो ये हमें ऑपोजिट रेशियो लगाना है, बिकॉज 70,000 जो है बी के स्टॉक में ए का एलिमेंट है, तो ए का जीपी रेशियो हम लोगों ने लगा लिया 2125 डिवाइडेड बाय 8500 और इस केस में हो रहा है 21 डिवाइडेड बाय वो हमारा हो रहा था 7 लाख। तो देखो 4 जीरो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया यहाँ से, तो बचा कितना 70, ठीक है, बचा कितना 70। अब नेक्स्ट देखो मैंने क्या, फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो मैंने लिख दिया और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व से अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और तुम वर्किंग नोट में कर सकते हो, वर्किंग नोट में ही कर लेना, ठीक है, ये वाला तो बेटर रहेगा, वहां से हम लोग लिख सकते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना है। तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। देन हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग बनाओ। तो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग किस तरह से बनाना चाहिए, कंसोलिडेट का मतलब होता है दोनों को कंबाइन करना। तो बहुत ही सिंपल सा काम था, 1 लाख प्लस 60,000, देखो ओपनिंग स्टॉक तो ये हो गया 1,60,000। वेजेस देखो, वेजेस कितना होगा, सॉरी, वेजेस होगा 4,70,000 प्लस 3,30,000, तो कितना हो जाता है 3 और 7 0 8 लाख। तो देखो 8 लाख, एक मिनट, ये परचेज है, परचेज 8 लाख नॉट वेजेस, ठीक है, ये परचेज है, परचेज देखो 8 लाख। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 10 10 20,000, ठीक है, 10 और 10 20,000 कैरेज इनवर्ड, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 20,000, ठीक है, परचेज। और वेजेस देख लेते हैं, नेक्स्ट वेजेस देखो 60 एंड 40, तो ये 1 लाख हो जाएगा, तो वेजेस देख लो 1 लाख ही लिखा है मैंने यहाँ पर, वेजेस 1 लाख हो गया, वेजेस 1 लाख हो गया, और ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हम लोगों ने, वेजेस लिख दिया, कैरेज इनवर्ड लिख दिया और परचेज भी लिख दिया। अच्छा अब
सेल्स को भी कंबाइन कर देंगे तो ये हो रहा था कितना, ये हो रहा है 7 लाख और ये हो रहा है 5 लाख 60, तो ये हो गया 12 लाख 60 होना चाहिए। तो देखो मैंने 12 लाख 60 लिखा है। अब यहाँ से मैंने जो लिखा नहीं है वो क्या है, देखो यहाँ से मैंने जो लिखा नहीं है वो है इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है, वो है इंटरनल ट्रांसफर। क्यों नहीं लिखा है, अगर इधर दोनों साइड टोटल करोगे जितना आएगा दैट इज 2 लाख 90 और इधर भी 2 लाख 90, तो अगर हम लोग इंटरनल ट्रांसफर लिखेंगे इधर 2 लाख 90 इधर 2 लाख 90 इक्वल ही आएगा। लेकिन उससे भी बड़ा चीज ये है कि हमें यहाँ लिखना ही नहीं है, बिकॉज हम लोग जब कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग रिजर्व जो है वो माइनस करके लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, इसीलिए हम लोग इंटरनल ट्रांसफर यहाँ दिखाएंगे नहीं। और ऐसे भी अगर मतलब मैथमेटिकली लॉजिक समझो तो दोनों साइड सेम अमाउंट आएगा तो नो नीड, लिखना ही नहीं है हमें। तो ये देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का भी हमें टोटल करना है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का टोटल का आंसर जो है वो सिर्फ टोटल से नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कितना हो रहा है 1,20,000 प्लस 70,000 तो हो रहा है 1,90,000, 1,90,000 हो रहा है। लेकिन उसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस करना है 10,700 आया है इन दोनों का टोटल। ये देखो इन दोनों का टोटल आया है 10,000, ये देखो 10,500, तो 10,500 हम लोग स्टॉक रिजर्व माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ कंसोलिडेटेड मतलब कंपनी अपना एक ही जगह में अपना क्या दिखाना चाह रही है, अपना प्रॉफिट दिखाना चाह रही है, ठीक है, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना चाह रही है। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रांसफर यानी दो डिपार्टमेंट अपने अंदर क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं उसे हम लोग को कर देना है लेस। तो ये 10,700 एक बार फिर से लिख देते हैं 10,700, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनिश गुड्स, और परचेज गुड्स में तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है इसीलिए इसमें दोनों में मैंने ऐड किया है, तो ये हो जाएगा 52,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन का वो पोर्शन जो हमारा स्क्रीन फ्रीज हो गया था। उसके बाद का क्वेश्चन भी देखो, ये भी स्क्रीन फ्रीज हो गया था टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। तो यहाँ पर देखो हमने किया है क्वेश्चन नंबर, अच्छा मुझे क्वेश्चन नंबर 13 करवाना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने क्वेश्चन नंबर 13 करवा दिया था। ये देखो तो यहाँ पर क्या है, कुछ कंपनी बी कुछ होगा पता नहीं, परचेज गुड्स फॉर 3 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इन लोगों ने 3 डिपार्टमेंट्स के लिए गुड्स परचेज किया है 4,000, 9,000, 4,000 यूनिट, लेकिन पर यूनिट का कॉस्ट हमें नहीं पता है। टोटल बता दिया इतने यूनिट परचेज का कॉस्ट है 1,10,000 और सेल हुआ है इतना, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है। हमें क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूनिफॉर्म मानना है हर एक डिपार्टमेंट का, यानी XYZ तीनों का जीपी रेशियो बराबर है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखो इसमें क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो हम लोगों को किस तरह से करना है। तो पहले हम थोड़ा वर्किंग नोट पे चले जाते हैं, वो एक्चुअली पहले मेरा लिखा हुआ था क्योंकि वो स्क्रीन फ्रीज हो गया था और हम लिखते चले गए तो वो पहले से तुम लोग को दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। तो देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग पहले सेल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो सेल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अगर प्रिपेयर करना है तो हमें लिखना क्या होगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जो मतलब मैंडेटरी है, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, इतना तो होना चाहिए और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है भी नहीं। तो हम लोग सेल का वैल्यू लिख सकते हैं बिकॉज इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन बाकी का इसका तो दिया हुआ है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक का सिर्फ यूनिट दिया हुआ है। परचेज का अगर दिया हुआ भी है तो वो टोटल में दिया हुआ है, हमें क्या पता कि 4,000 का कितना होगा। तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, अगर हम लोग 4,000 यूनिट का सेलिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 9,000 का सेलिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 4,000 का सेलिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें वो सेलिंग वैल्यू मिल जाएगा जो यूनिट हम लोगों ने परचेज किया है और उसका परचेज प्राइस हमें पता है। तो टोटल सेल वैल्यू से अगर हम लोग टोटल परचेज यानी कॉस्ट वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो यही करना था हमें। ये देखो 4,000 सेल वैल्यू फॉर परचेज यूनिट मैंने कैलकुलेट किया, तो सेल वैल्यू फॉर परचेज यूनिट 4,000 इंटू 7.5 9 और 13.5, तो 9,000 इंटू 9 और 4,000 इंटू 13.5, तो हमारा टोटल सेल वैल्यू आ गया। और उससे मैंने परचेज वैल्यू जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है, उससे मैंने माइनस कर दिया है परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट जैसे ही माइनस किया वैसे हमें क्या मिल गया है, वैसे ही हमें मिल गया है मेरा प्रॉफिट। अब हम लोग प्रॉफिट बाई जीपी बाई सेल्स इंटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा रेशियो, जीपी रेशियो, ठीक है। तो जीपी रेशियो हमें मिल गया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, परचेज प्राइस। एक्चुअली हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट इसीलिए चाहिए ताकि हम लोग इसे एप्लीकेबल कर पाए ओपनिंग स्टॉक में एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक पे और एज वेल एज परचेज प्राइस पे, क्योंकि सारा ही कॉस्ट वैल्यू में होता है।
तो देखो अगर x का सेलिंग प्राइस पर यूनिट 7.5 है, ठीक है, जो कि हमें गिवन था, सेलिंग प्राइस हमारा 7.5 है, तो हमें क्या करना है 7.5 से हमें अपना जीपी रेशियो माइनस करना है। तो सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट माइनस करेंगे, सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेल से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो ये हमें मिल गया कॉस्ट, तो ये सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये हो गया कॉस्ट, तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कॉस्ट, इस तरह से आ गया। तो 9 माइनस 3 ये कैसे आ रहा है देखो, क्योंकि 1/3 है, मैंने इसके ना 100 इंटू लगाया है, लेकिन मैंने 100 में ट्रांसफर नहीं किया ताकि मेरे कैलकुलेशन में आसानी हो, तो मैंने इसे 1/3 कर दिया। तो 7.5 का 1/3 कर लो तो देखो 2.5 आएगा, तो 7.5 माइनस 2.5, 9 का 1/3 कर लो तो 3 आ गया, 6, 13.5 का 1 परचेज प्राइस हम लोग कॉस्ट प्राइस, तो जैसे ही हमें कॉस्ट प्राइस मिला हम लोग इस परचेज का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले यूनिट। तो देखो क्या क्या मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ओपनिंग स्टॉक को मैंने कैलकुलेट कर लिया 200, 1400, 150, ये देखो 200, 1400, 150, और इस पे मैंने लगा लिया है कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, और ये है यूनिट, तो ये इंटू करके 1000 आया, ये 8400, ये 1350। परचेज का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये परचेज मैंने यहाँ पर 1000 नहीं लिखा था, लिख देते हैं अब, 4000, 9000 और 4000, तो ये हो गया 36,000, 54,000 और 20,000। तो हमें परचेज प्राइस मिल गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो पहले यूनिट निकालना चाहिए, तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कैसे निकाले, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक जितना था प्लस परचेज, यानी टोटल स्टॉक माइनस सेल्स स्टॉक, ठीक है, सेल्स यूनिट या फिर सेल यूनिट बोला जाता है, सेल को स्टॉक नहीं बोलेंगे, सेल यूनिट। तो जितना हमारे पास पहले से था और हम लोगों ने जितना खरीदा और जितना सेल कर दिया, तो 200 प्लस 400 ये तो सब यहीं से मिलेगा। देखो 200, 4000, 1400, 9000, 1000, तो मैंने यहीं से देख के ये लिख दिया, और माइनस हमें सेल्स यूनिट लगाना है। सेल्स यूनिट देखो 3600, 9800, 3650, तो क्लोजिंग वैल्यू हमारा कितना आ गया, क्लोजिंग वैल्यू ये यूनिट में आ गया, ठीक है, इनटू प्राइस पर यूनिट, ठीक है, तो प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, तो ये आ गया। अब बस ट्रेडिंग फॉर्मेट में हमें ये पुट करना है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक में 3000, 3600, 4500, ये देखो 3000, 3600, 4500। सेल्स में चला जाएगा, ये देखो सेल्स में चला जाएगा 30, 81, 54, 38, सॉरी ये तो परचेज का है, हमें सिर्फ सेल वैल्यू चाहिए। अच्छा सेल वैल्यू तो मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ से कर लो 3600 इंटू 7.5, तो 3600 इंटू 7.5 करके देखो कितना आता है, 27,080, 200, 49, 275, इस तरह से। तो यहाँ पर परचेज सारा वैल्यू लिखने के बाद टोटल करके हमें जस्ट ये माइनस कर देना है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये टोटल किया मैंने और माइनस कर दिया, तो आ गया है हमारा जीपी। तो बस हमें जीपी ही कैलकुलेट करना बोला था, हालांकि ये डिपार्टमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये डिपार्टमेंट में ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये तो एकदम बेसिक 11-12 लेवल का जो अकाउंट्स मतलब जो फाइनल अकाउंट्स होता है उस रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट पता होगा कि कौन सा वैल्यू हमारा कॉस्ट में होता है, कौन सा सेल वैल्यू में होता है, तो उसके लिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसके साथ तो हालांकि डिपार्टमेंट का कोई भी रिलेशन मुझे तो नहीं लगता है उस तरह से कुछ भी समझ में आ रहा है, ठीक है, या इंटरनल ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं है, बस हाँ 3 डिपार्टमेंट का एक ही साथ दिया हुआ, ये बोल सकते हो। मैंने एक जगह पे दिखा है, कोई चाहे तो एक्स के लिए अलग ट्रेडिंग, वाई के लिए अलग ट्रेडिंग, जेड के लिए अलग ट्रेडिंग, उस तरह से भी कर सकते हो, बट इसमें फास्ट हो जाएगा, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसके साथ हमारा डिपार्टमेंट अकाउंट जो है ये कम। अच्छा तो देखो कुछ क्वेश्चन डिपार्टमेंट का है जो तुम लोग के स्टडी मटेरियल से है, हम दिखा देते हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमें कर लेना चाहिए। देखो तो काफी इजी है, जिस तुम लोग देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ दिया हुआ है S and company partnership firm has 3 departments K, L and M which are under the charge of the
पार्टनर्स बी सी एंड डी, जैसा क्वेश्चन अभी मैंने रीड किया था उसी रेस्पेक्ट में है, अगर ये होगा तो वो तुम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, नोट 1 क्यों दिया हुआ है, बिकॉज देखो नोट 1 में ब्रेकअप दिया हुआ है, तीन इन लोग का जो है डिपार्टमेंट 37,800 प्लस 24,000 प्लस 20,000, तो ये हो जाएगा 81,890। परचेज दिया हुआ है देखो 1,47,700, 8,600, 44,400 यानी 2,65,700 ये टोटल है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी दिया हुआ है 12,000 ऑफ एम, बैलेंस सैलरी apportioned to the three department at to the three department 4:4:1। सैलरी एंड वेजेस जो 12,000 है वो डिपार्टमेंट एम का है और बैलेंस जो बचा है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सारा बता दिया हमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेंट को अपोर्शन करना इन द रेशियो ऑफ फ्लोर स्पेस व्हिच इज 2:2:5। सेलिंग एक्सपेंस डिस्काउंट अलाउड टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट शुड बी इक्वली चार्ज to the three department। सेल्स मेड बाय थ्री डिपार्टमेंट दे दिया है। ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एम इंक्लूड्स 5,700 गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट के, हाउएवर ओपनिंग स्टॉक डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के एंड एल सोल्ड गुड्स वर्थ दे दिया है कितना कितना। डिस्काउंट रिसिप्ट आर ट्रेसेबल टू डिपार्टमेंट के एल एंड एम एज 400, 250 एंड 150। ठीक है, तो पार्टनर्स आर शेयर प्रॉफिट एज अंडर 75% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ के एल एंड एम टू रेस्पेक्टिव पार्टनर इंचार्ज। बैलेंस प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड एज 2:1:1। तो मुझे लग रहा है ये एकदम सेम क्वेश्चन है, शायद अमाउंट भी सेम हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है अमाउंट भी सेम हो या फिर नहीं हो, देख लेते हैं। 81,890 मुझे नहीं लगता है कि सेम है। 81, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये बता देते हैं। देखो ये देखने में जितना बड़ा है क्वेश्चन आखिर उतना ही आसान है, ठीक है, तो इतना टफ नहीं है जैसे लग रहा है। इसका जो मतलब वॉल्यूम है वो देख के, ठीक है, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन इजी है। तो हम लोग को 3 डिपार्टमेंट बनाना है, तो देखो हम यही से सोल्यूशन दिखा देते हैं, काफी आसान है। करना क्या है तुम लोगों को, और वैसे भी अभी एमसीक्यू पैटर्न ज्यादा हो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग को सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, सोल्यूशन करना पड़ेगा, बट वो उसमें प्रेजेंटेशन का उतना मायने नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए। तो मतलब अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है उसमें, बाकी ये जो प्रेजेंटेशन है ये उतने मतलब एकदम क्लियर कट तुम्हें करने का जरूरत नहीं है। तुम मतलब अपने हिसाब से आंसर निकाल पाओ उतना तुम्हें करना है और उसके हिसाब से तुम्हें ऑप्शन में टिक करना है। ये जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, इसका किस तरह से करना पड़ेगा, जो कि मतलब ज्यादा मार्क्स के होंगे, ज्यादा शायद मुझे जितना याद आ रहा है 4 मार्क्स ऐसा कुछ होगा। तो उसमें एक दो जो ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसमें बड़ा क्वेश्चन ही रहेगा, उसका छोटा छोटा पार्ट, जैसे मान लो बोल देगा कि डिपार्टमेंट के एल एम का, या फिर बोलते हैं डिपार्टमेंट के का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये पूरा क्वेश्चन देके और 4 ऑप्शन दे दिया जिसमें 57,210 इंक्लूडेड है। तो इतना तो तुम्हें सॉल्व करना ही है, बस प्रेजेंटेशन नहीं करना वो अलग बात है, तुम अपना शॉर्टकट में सॉल्व करो, लेकिन करना तो है। तो जो थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए। और देखो एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसके रिलेटेड थ्योरी वगैरह जो भी हमें समझ में आएगा, जो भी एप्लीकेबिलिटी हम लोग सीखेंगे, उसी से हम लोग जो है एमसीक्यू सारा सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, जो भी हो, देखो यहाँ पर ब्रेकअप दे दिया है के एल एम, हम लोग को इसी ओपनिंग स्टॉक को लिख देना है 37,890, 24 एंड 20। देखो 37,890, 24 एंड 20 लिख दिया। उसके बाद परचेज तीनों का लिख दो, 1,47,700, 8,600, 44,400। देखो 1,47,700, 8,600, 44,400। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस, सैलरी वेजेस में 12,000 जो है एम के लिए है, बाकी बचा हुआ 4:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सैलरी वेजेस टोटल कितना है देख लेते हैं, टोटल है 48,000। तो एक्चुअली क्या करना क्या है, देखो 48,000 में से हम यहाँ पर बाइफर्केशन दिखा देते हैं। 48,000 जो है उसमें से 12,000 एम के लिए है, तो देखो 12,000 एम के लिए हो गया, बाकी जितना बचेगा उसे हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो कितना हो जाएगा, $36 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सी रेशियो में, 4:1 मतलब 4/9, 4/9, 1/9। तो कितना हो जाएगा, ये 16,000 हो गया एम। अच्छा ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4,000। तो 3 डिपार्टमेंट का हमारा नाम है
KLM, अच्छा KLM नाम है तो ठीक है, KL एंड M। तो M में ये तो देखो ये वेजेस में होगा जरूर, M में देखो ये ट्रेडिंग में मिल जाएगा हमें 2 वेजेस बोल के, M डिपार्टमेंट में 12,000 देखो लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया, रेंट को 2:2:5 में अपोर्शन करना है। तो रेंट कितना है, 10,800 को 2:2:5, तो 10,800 को 2 to 5, तो ये कितना हो जाएगा, 10,800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो 4320, ये हो गया 4320, ठीक है 4320, और ये 2:2:5 है। अच्छा तो टोटल तो गलत हो गया, 9 हो जाएगा, 9 108/9 इंटू 2, 2400, तो ये हो गया 2400, ये सारा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6,000। तो 2400 एंड 6,000, रेंट देखो 2,400 एंड 6,000, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोला है सेलिंग एक्सपेंस एंड डिस्काउंट अलाउड आउट टू बी अपोर्शन इन द टर्नओवर रेशियो। सेलिंग एक्सपेंसेस है 14,400 और डिस्काउंट अलाउड है 1,200, तो 14,400 और 1,200, 14,400 और 1,200 ये जो है इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सेलिंग रेशियो पे, ठीक है। तो सेलिंग कितना है सबका अलग अलग देख लेते हैं, सबका अलग अलग सेल्स मेड है 1,80,000, 1,30,000, 90, तो देखो इधर लिखा हुआ होगा 1,80,000, 1,90,000, 1,30,000, 90, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 180, 130, 90, 180, 130 और 90। तो 400, 36 इंटू 180, 6480, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करना है, तो इस तरह से तुम लोग चेक करोगे तो मिल जाएगा। मैंने एक चेक कर लिया है, तो मैंने चेक किया है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये देखो 6480, दूसरा आ जाएगा 14400 डिवाइडेड बाय 400, 14400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 130, 4680, और डिवाइडेड बाय 130 कर देते हैं, इंटू 90 कर लो, हो गया 3240। तो 6480, 4680, 3240, इस तरह से हमें डिस्काउंट भी 18, 13, 19 में कर लेना है। 18, 13, 19, इसमें भी एक 0 हटा दो मैंने, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 30, 30 इंटू 18, 30 इंटू 18 540, 30 इंटू 18 हो गया 540, उसके बाद 30 इंटू 13 390, 30 इंटू 9 270, तो 540, 390, 270, 540, 390, 270, तो ये भी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। बस जैसा इंस्ट्रक्शन है वैसे तुम लोग को कैलकुलेट करते जाना है। सेल्स मैंने पहले ही बताया, लिख देना है बाय सेल्स। ब्रेकअप ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 45,100, 22,300, और लास्ट वाला है 21,600। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट M includes 5,700 goods transfer from डिपार्टमेंट के, however opening stock does not include any transfer। तो ये बता दिया है कितना एलिमेंट है। डिपार्टमेंट के सोल्ड गुड्स और 10,700, 600 रेस्पेक्टिवली टू डिपार्टमेंट ए। तो ये इंटरनल ट्रांसफर है। इंटरनल ट्रांसफर में डिपार्टमेंट के जो है उसने गुड्स सेल किया है 10,700 एंड 600 टू डिपार्टमेंट M। तो M जो है वो रिसीवर हो जाएगा, परचेजर, और ये सेलर हो जाएगा। तो बाई
बाई डिपार्टमेंट के और एल ने बेचा है, तो बाई डिपार्टमेंट बाई इंटरनल ट्रांसफर के कॉलम में हो जाएगा 10,700 और एल के कॉलम में 600। ये देखो इंटरनल ट्रांसफर, यही वाला एम के कॉलम में टोटल हो जाएगा, दोनों का टोटल 11,300। वेजेस तो हम लोगों ने वही देखा था कितना हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक जो है लिख दिया, जीपी कैलकुलेट हो जाएगा, बाई जीपी ब्रॉट डाउन होगा। अब डेप्रिसिएशन देखना है, डेप्रिसिएशन का जो है अपोर्शन डिपार्टमेंट के एल, ये हो गया। डिस्काउंट रिसिप्ट ट्रेसेबल, अच्छा रिसिप्ट 400, 250, 150 करना नहीं है, दे दिया है 400, 250, 150 बस लिखना है तुम लोग। और यहाँ पर बोला है डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन तो मुझे कहाँ मिलेगा डेप्रिसिएशन देखने के लिए, अच्छा इक्वली दे देना है, तो 750 का इक्वल 750 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 750 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 750 डिवाइडेड बाई 3 यानी 250, 250, 250। अच्छा बाय डिस्काउंट रिसिप्ट ये सब लिख दिया हम लोगों ने, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, बस हो गया। अब हमें स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है, तो स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट करें, कौन किसे ट्रांसफर करता है, के और एल दोनों मिलके एम को ट्रांसफर करता है। एम का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एम का क्लोजिंग स्टॉक है, अच्छा यहाँ कुछ एक रेट भी बताया था वो भी फॉलो करना है। डिस्काउंट डिपार्टमेंट के सोल्ड ब्रेकअप ये मिला, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एम इंक्लूड्स 5,700, बता ही दिया है 5,700 गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम के, 5,700 जो के से लिया गया है, तो ये देखो 5,700 जो के से लिया गया है, हमें देखना है के का ग्रॉस प्रॉफिट, इसका मतलब के का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 57,210। सेल कितना है, सेल है 1,80,000, 57,210 डिवाइडेड बाय 1,80,000। अच्छा और ये इंटरनल ट्रांसफर, तो 1,80,000 प्लस इंटरनल ट्रांसफर भी लेंगे बिकॉज ये सेल तो प्रॉफिट लगा के है, तो 1,90,700, तो इंटू 100 करो 30% आ जाएगा, 30% ऑफ 5,700 1,710। तो अगर जनरल पीएल बनाना है हमें तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये देखो जैसे कि यहाँ जनरल पीएल बनाया गया है, बाई प्रॉफिट यहाँ पर ब्रॉट डाउन 31,940, 24,830 और 10,290 ये हो गया। टू स्टॉक रिजर्व यहाँ पर दिया हुआ है, देखो स्टॉक रिजर्व एक तो है हमारा 1710, ठीक है, एक हमारा है 1710, तो स्टॉक रिजर्व यहाँ लिखा नहीं, एक मिनट, यहाँ पर बताया था कि कैसे प्रॉफिट शेयर करना है। 75% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट के एल एंड एम टू द रेस्पेक्टिव पार्टनर इन चार्ज, तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट से 75% प्रॉफिट खुद ले लेंगे और बाकी 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अलग हो जाएगा और बैलेंस जो बचेगा वो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो 75% इसके 75% चला जाएगा इसके इंचार्ज को, मतलब बी को, और ये जो है इसको चला जाएगा अपने इंचार्ज को यानी सी को, और ये प्रॉफिट जो है ये उसके इंचार्ज को चला जाएगा यानी डी को, यानी के का प्रॉफिट बी को और एल का प्रॉफिट सी को, डी का और एम का प्रॉफिट डी को, ठीक है। ये जो इंचार्ज है दैट इज के एल एम, ये तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, के एल एम तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, डी सी डी तीनों अलग अलग इंचार्ज को 75% करके चला जाएगा। बाकी जितना बचेगा उससे डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में, तो बाकी बचा कितना 31,940 इनटू, अगर 75% चला जाएगा तो बचा 25%, तो जितना बचेगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें बैलेंस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें बैलेंस प्रॉफिट 2:1:1 में। अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 31,940 का हम लोग 25% निकालेंगे, तो देखो 25% आ रहा है 7,985, फिर कैलकुलेट करो 24,830 का 25, तो 62,000, सॉरी ये गलत हो गया लग रहा है, ये पॉइंट आया देख लेते हैं, हाँ 6207.5, 6207.5। नेक्स्ट आ रहा है 10,290 का 25%,
तो ये हो जाएगा 2572.5, 2572.5, इसका टोटल कर लो। 16765 ये आ रहा है 16765, और इसमें से हमें स्टॉक रिजर्व जो है वो एलिमिनेट कर देना है, जो यहाँ पर शो नहीं किया है 1710। ठीक है, स्टॉक रिजर्व हम लोग माइनस कर देते हैं 1710। तो देखो आ जाएगा 15055, 15055 आ गया। अब इसे 2:1:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसे 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इतना इतना आ जाएगा, जितना लिखा हुआ है तुम लोग करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा था, यानी वो वाला क्वेश्चन भी हो गया जो मैंने तुम लोग को बोला था, करके देख सकते हो। सेम क्वेश्चन है एकदम, बस डिपार्टमेंट का नाम अलग दिया। काफी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें दे दिया है ब्रेकअप जैसे दिया हुआ है और जैसे एलोकेशन एपोर्शन दिया हुआ है हमें उसी तरह से करना है। बस लैंग्वेज हमें पढ़ना है कि कौन सा इंटरनल ट्रांसफर में क्या परचेज है। देखो पूरे डिपार्टमेंट में हमें मेन यही सब देखना होता है, लाइक इंटरनल ट्रांसफर एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व एंड ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जब भी हम लोग एपोर्शन करेंगे रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए जीपी रेशियो, तो ऑलवेज ऑपोजिट डिपार्टमेंट में एपोर्शन होगा। अगर ए का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं स्टॉक रिजर्व, और अगर ट्रांसफर अगर हम लोग करेंगे किस तरह से, देखो ट्रांसफर अगर बी टू ए हो रहा है, ठीक है, बी डिपार्टमेंट में हम लोग ए डिपार्टमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर हमें लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर ये जो स्टॉक है इसमें अगर के स्टॉक में, जैसे इस क्वेश्चन में जो बोला था कि एम को ट्रांसफर करता है कौन, के एल, दिख भी रहा, ठीक है, तो के एल का प्रॉफिट इसमें छुपा हुआ होगा। तो पहले हम लोग को स्टॉक निकालना पड़ेगा कितना। अगर क्वेश्चन में स्टॉक बता के रखा है तो कोई नीड नहीं है कैलकुलेट करने का, या फिर कंटेंट रेशियो निकालो, और अगर कंटेंट रेशियो भी बता दिया है तो उससे फॉलो करो। जैसे कि हमारे इसके आगे वाले क्वेश्चन में था 20%, तो कंटेंट रेशियो बता दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कंटेंट रेशियो बता दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग कंटेंट रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू मिलेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन था। अब इन दोनों ने भेजा है तो इन दोनों का जीपी रेशियो हमें चेक करना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बताया था कि स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ के का जो है वो स्टॉक बचा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने के का प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट रेशियो, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, तो ये क्वेश्चन था जो कि मेरे पीडीएफ में भी था, तो तुम लोग ये कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़े, तुम लोग स्टडी मैट जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स फ्रॉम पी दे दिया है, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे दिया है, सैलरी 33,000, एडवर्टाइजमेंट, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन 30% ऑन मशीनरी और, तो एडवर्टाइजमेंट ये मैंने शायद करवाया है तुम लोग, मेरे पीडीएफ में भी था। 2:1, 1:3 जैसे बोल दिया उस तरह से हमें इसे एलोकेट कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो क्लोथ डिपार्टमेंट रेडीमेड ये भी मैंने किया है, अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन ये भी मैंने सिखाया है तुम लोगों को। अच्छा, यहाँ पर एक एंट्री था, ये अगर ऐसा कुछ आ जाए, मेक एन अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर इंटर ट्रांसफर। अब देखो ना, अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है तो नहीं कर पाओगे। डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर करना चाह रहा है गुड्स 30,000 टू डिपार्टमेंट बी, तो एंट्री क्या होगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग लिखते हैं जैसे कि डेबिट द रिसीवर कर दो, या फिर रूल्स लगाओ ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो बी रिसीवर है तो बी टू ए। अब बी टू ए तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बी टू डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए। तो अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो फिर ये भी लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ अगर मुझे कुछ बताना है इस क्वेश्चन में तो जस्ट हम इतना ही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देखो सोल्ड कर रहा है, यहाँ पर एक दो डिपार्टमेंट है, ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर, ठीक है, आर सोल्ड एट द शोरूम, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट ऑन द वर्कशॉप, सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेस एज फॉलोइंग 3/4 एंड 1/4 फॉर वर्कशॉप। तो ये 48,000 पे 3/4 और 1/4 अप्लाई करना है हमें, ठीक है, तो ये 36,000 और 12,000 हो जाएगा। अच्छा, तीनों पे अप्लाई करना है, सॉरी,
सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेस, शोरूम का है 3/4 और वर्कशॉप का है 1/4. इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस इनटू 1:2. अच्छा, तो शोरूम जो है, शोरूम का सैलरी है 3/4. सैलरी अगर 48,000 है, 48,000 का 3/4 हो जाता है 36,000, और 36,000 को हमें 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ये हो जाएगा 12 एंड 24. ये हो जाएगा 12 एंड 24. और ए और बी दो है शोरूम. देखो ए और बी दो जो है वो शोरूम है. ये देखो, ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स आर सोल्ड एट शोरूम, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट द वर्कशॉप. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर ए बी और रिपेयर जॉब यानी सी, तो फिर उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें. 1/4 वर्कशॉप के लिए चला जाएगा, यानी 12,000 तो सी में चला जाएगा 12,000. अच्छा, इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट, तो बता दिया मैंने कैसे करना है. वर्कशॉप का रेंट है 500 पर मंथ, तो पूरे साल भर का हो जाएगा 6,500. नहीं लिखना है हमें, यही सब तो छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है कि रेंट जो है 6,000 हो जाएगा. शोरूम रेंट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी. तो शोरूम रेंट कितना था, यहाँ चेक करते हैं. रेंट हमारा था 10,800, जिसमें से ऑलरेडी 6,000 जो है ये हमारा चला गया है सी में. तो 10,800 माइनस 6,000, 4,800. अब ये 4,800 इक्वली डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2,400. 2,400 हो गया. वर्कशॉप ये हो गया. सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट. सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना था, 11,000. ये टर्नओवर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 11,000 को देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें. बाकी यहाँ सेल वगैरह देख लेते हैं. सेल दिया हुआ है, एक बार ये लिख लेते हैं. 1,75,000, 1,40,000, 35. तो लिख लो बस 1,75,000, 1,40,000 और नीचे 35 सर्विस डिपार्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया है 60,100, 20,300, 44,600. अब जहाँ प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट, जहाँ लॉस आएगा लॉस. अब हमें ये क्या करना है, टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट. टर्नओवर मतलब ये देखो 1,75,000, 1,40,000 और 35. तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 175, 140 और 35. तो 175, 140 और 35, 175, 140 और 35. तो 5 से डिवाइड करो तो 35, 8 और 7, तो ये टोटल हो जाएगा 122. 122, ठीक है, 122. और हमारा सन्ड्री एक्सपेंस का टोटल कितना है, सन्ड्री एक्सपेंस का टोटल है 11,000. ठीक है, तो 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो 11,000 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 35, तो 3,155. Sundry expenses are to be allocated on the basis of turnover of each department. Turnover of each department 175, 140 और 35. फाइव 7 से 35. ये 28 होगा, ये 28 होगा. और 175 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 28 प्लस 7, तो ये हो गया 70. सॉरी, ये हो गया 70 हो रहा है. देखो 70. 11,000 डिवाइडेड बाय 70, तो ये फिक्स कर लेते कितना हो रहा है. अच्छा, 11,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 35. 5499 हो रहा है. तो 5500, 5500. तो देखो ये हो रहा है 5500, 5500. उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 28. तो ये हो रहा है 4350, 4350. और ये हो जाएगा 1100. ये डिवाइड करके देखो तो ये आ गया. बस
जैसा बोल रहा है वैसे हमें करना है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन में कि जिस तरह से स्टार्टिंग मैंने रिकॉर्डिंग में ही तुम लोग को बताया था, जो फर्स्ट मेरा रिकॉर्डिंग था डिपार्टमेंट का, उसमें ही मैंने तुम लोग को बताया था कि तुम लोग को किस तरह से कैलकुलेट करना है। या तो बता देगा या तो फिर तुम लोगों को खुद अपना एक बेसिक सेंस लगा के बेसिस जो रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक 5400, 4900, तो देखो यहाँ पर दिखाया है ओपनिंग स्टॉक 5400 और 4900 टोटल दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो परचेज, तो 9800, 7350 परचेज। देन देखो वेजेस, वेजेस दिख रहा है मुझे 1340 और 2240, 1340 और 240। कैरेज इनवर्ड, रेंट दिया हुआ है, रेंट ये सब तो सैलरी, ये पीएल का हो गया। लाइटिंग, हीटिंग, डिस्काउंट रिसिट। कैरेज इनवर्ड 469, ठीक है। कैरेज इनवर्ड एक ही डिपार्टमेंट का टोटल दिया हुआ है। अब कैरेज इनवर्ड को कैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने अगर बोला है तो देखना पड़ेगा हमें। जो नहीं बताया है उसे बोला है सूटेबल बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। तो कैरी क्या किया जाता है, मेटेरियल, ठीक है। तो मेटेरियल परचेस हम लोगों ने कितना किया है, तो मेटेरियल परचेस किया है हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं बताया है कि नहीं, रुको एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन को। रेंट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग बता दिया है 3:2, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी एंड डेप्रिसिएशन, other expenses and income are apportioned to A and B on the suitable basis. The following adjustment are to be made: rent prepaid 370, lighting heating 180, outstanding depreciation on furniture, plant machinery। okay, तो फिर 9800 प्लस 7350 टोटल कर लेते हैं, ये हो गया 17150। अच्छा, तो ये टोटल तो क्या हुआ है, देखो टोटल कॉलम में 17150 क्या हुआ है हमारा। कैरेज इनवर्ट है 469, तो 469 डिवाइडेड बाय 17150 इनटू 9800, तो आ जाएगा देखो 270 आ रहा है, सॉरी 268 आ रहा है, 268 आ रहा है पोर्शन करने पे। ये 4:3 मतलब इस रेशियो पे होगा, 4800 और 7350, ठीक है। तो ये कितने से डिवाइड होता है, 9800 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 2450 से डिवाइड होता है। जरूरी नहीं है, हम लोग ऐसे करेंगे 17150, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा और पूरे खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो है कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड है 469, हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर दिखाया है, ये देखो कैरेज इनवर्ड परचेज के ऊपर क्या हुआ है, 4:3 होगा, परचेज रेशियो कैलकुलेट करो। लाइटिंग हीटिंग, देखो लाइटिंग हीटिंग क्या बताया है, लाइटिंग हीटिंग है 4, रेंट, सैलरी, लाइटिंग हीटिंग, अच्छा कैरेज, फर्नीचर, फिटिंग्स, प्लांट कैपिटल, अच्छा और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसे बाई सेल्स जो है 16,900, अच्छा सेल्स ओपनिंग, एक मिनट कहाँ चला गया, अच्छा सेल्स नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2740, 2401 एंड टोटल हो गया है 5149। तो दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। परचेज लिखा हम लोगों ने, वेजेस हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। कैरेज इनवर्ट कैलकुलेट किया। अब रेंट यहाँ पर क्यों आ रहा है, देखो रेंट का क्या बताया है, रेंट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस दोनों में देना है और फैक्ट्री ऑफिस में 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फैक्ट्री में जो है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा और ऑफिस का जो है वो लाइटिंग और रेंट जो है वो पीएल में चला जाएगा। तो रेंट हमारा टोटल कितना था, देखो रेंट है 1870, तो देखो यहाँ पर 1870 लिखा हुआ होगा,
रेंट जो टोटल 1870 है उसमें से हम लोग को कितना देना है, उसमें से हम लोग को देना है रेंट का 3:2 डिस्ट्रीब्यूशन करना है। रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शन। अच्छा, पहला बात है हमें ये देखना है कि कितना रेंट जो है वो ऑफिस के लिए है और कितना रेंट जो है वो हमारा फैक्ट्री के लिए है। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करना है हम लोगों को। रेंट जो है ये देखो, हम दिखा रहे थे यहाँ पर रेंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, हम लोग डायरेक्ट यहीं से देखते हैं। तो फिर से एक बार बता देते हैं, देखो ओपनिंग स्टॉक जैसा है हम लोग को वैसा लिख देना है, ठीक है। परचेज जैसा है वैसा लिख देना है, सेल्स जैसे है वैसे लिख देना है, वेजेस जैसा वैसा, ये सारा गिवन था। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है फ्रॉम रेंट, तो हम लोग एक एक करके वर्किंग कर लेते हैं और पुट तो तुम लोग कर ही लोगे। तो रेंट है 1320, रेंट है हमारा 1320 एंड रेंट के बारे में क्या बोला है, ये टोटल रेंट है। रेंट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आर टू बी एलोकेटेड ऑन फैक्ट्री ऑफिस में 3:2। तो पहले फैक्ट्री और ऑफिस में हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में, ठीक है। तो 1320 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 792 माइनस 1320, तो ये हो जाएगा 520, ठीक है। तो रेंट हो गया अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एंड ऑफिस। अब रेंट, लाइटिंग, हीटिंग ये डिपार्टमेंट में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिपार्टमेंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में 2:1, फिर से 2:1। अच्छा ये 3:2 था। 792 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 528 माइनस 792, तो कितना हो जाएगा 264। 528 एंड 264, तो ये चला जाएगा हमारा फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में चेक करो, देखो फैक्ट्री में क्या है, इसमें कुछ प्रीपेड भी बताया था। रेंट प्रीपेड 370, लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग 180, डेप्रिसिएशन एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड। अच्छा रेंट में प्रीपेड था हमारा 370, तो वो क्या गड़बड़, यहाँ 370 पहले माइनस करना था हमें। तो पहले 1320 माइनस 370, टोटल में प्रीपेड बताया है, तो हो गया 950। अब इसे 3:2 में डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 570, ये हो जाएगा 570, तो ये हो गया 570 और ये हो गया 380। अब फिर से 570 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1 में, तो 570 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 380 और 190। तो चेक करते हैं फैक्ट्री में 320 और 190, 600 एंड 300। अच्छा 1870 माइनस 370, रेंट क्या क्या 1870 था, मैंने तो 1320 लिख लिया। एटीन 70, अच्छा फिर से 1870 का रेंट है, लेस करना है हमें प्रीपेड 370, 1500 को 3:2 मतलब 900 और ये हो जाएगा 600 और ये 2:1, 600 और ये हो जाएगा 300। तो अब चेक करते हैं 600 300, ये देखो 600 300 ठीक है, बस मैंने गलत अमाउंट ले लिया इसीलिए, बाकी कुछ टफ कैलकुलेशन नहीं है। लाइटिंग एंड हीटिंग का भी सेम करना है, एलोकेट होगा फैक्ट्री एंड ऑफिस में 3:2 में।
तो लाइटिंग का देखो, लाइटिंग हीटिंग कहाँ चला गया, लाइटिंग हीटिंग 420 है, तो लाइटिंग हीटिंग ले लेते हैं, लाइटिंग एंड हीटिंग, तो ये रहा 420। इसे फैक्ट्री और ऑफिस में वही 3:2 में करना है, तो 420 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4, सॉरी इंटू 3, 252 माइनस 420, तो ये हो जाएगा 168। अब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये किस बेसिस पे करना है देखते हैं, क्या बता के रखा है, ये भी 2:1 में ही करना है, तो 2:1, 252 डिवाइडेड बाई 3, 84, और ये हो जाएगा 168। तो देखो 84 और 168 होगा लाइटिंग हीटिंग, 84 और 168, 84 और फिर से क्या हो गया, 420, लाइटिंग हीटिंग आउटस्टैंडिंग था 180, तो फिर इसमें 180 ऐड करना पड़ेगा, 600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 360, 240, 360 divided by 3, 120, 240, 120 एंड 240, देखो 120 एंड 240, बस ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, रेंट तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था। एडवर्टाइजमेंट को देखो किस तरह से कैलकुलेट करने बोला था, एडवर्टाइजमेंट है 738 और एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी नहीं बताया था, तो 738 को डायरेक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो कौन से रेशियो में होना चाहिए, देखो कुछ नहीं बताया है तो सेल्स रेशियो में होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्या है, देखो सेल्स रेशियो में कर दिया है 16,900 और 13,520, ये देखो सेल्स जो था 16,900 और 13,520, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में होना चाहिए, उसी बेसिस में कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट के बाद है सैलरी। सैलरी के लिए क्या बताया है, सैलरी, रेंट, लाइटिंग एंड डेप्रिसिएशन, हीटिंग, ये सब 2:1 में होगा। सैलरी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो सैलरी कितना था, सैलरी था हमारा 1320। अब देखो सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सैलरी को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 1320। रेंट का तो मैंने दिखाया, डिस्काउंट रिसिप्ट को परचेज, क्योंकि रिसिप्ट डिस्काउंट रिसिप्ट जो है परचेज, तो देखो कैलकुलेशन हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग को बेसिस पता होना चाहिए, और अगर इन आउटस्टैंडिंग वगैरह है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ। तो डिस्काउंट रिसिप्ट में देखो परचेज के ऊपर होता है, डिस्काउंट रिसिप्ट जो है वो परचेज के ऊपर होता है, तो परचेज के ऊपर डिस्काउंट रिसिप्ट कर दिया गया एंड नेट प्रॉफिट। अगर बैलेंस शीट बनाने बोले तो हम लोग कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, यहाँ देखो ये बिल्कुल एक ट्रायल बैलेंस की तरह दिया हुआ है, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, तो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ड्रॉइंग्स 900 लेस हो जाएगा, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट तीनों का मिला के 1124, दोनों का मिला के लेस ड्रॉइंग्स हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर जितना था उतना हम लोगों ने लिख दिया, आउटस्टैंडिंग लाइटिंग हीटिंग था लिखा, प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर, प्रीपेड रेंट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारा तो एज इट इज बैठ गया। प्रीपेड रेंट हमें लिखना पड़ता है, फाइनल अकाउंट पे हम लोगों ने देखा था लाइटिंग हीटिंग, और ये सारा तो बन गया बैलेंस शीट। तो अगर कभी बैलेंस शीट बनाने बोले तो इस तरह से हम लोग को बनाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं था इसमें। अलग क्वेश्चन डिपार्टमेंट जो है ये हमारा कंप्लीट।